Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video. We are going to continue with this. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हम लोग क्लास करेंगे आज एंड कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर दे वैसे. ठीक है, ध्यान से देखो. कंपटीशन लॉ हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है एंड किया था अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन पे. अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है जो कि है सेक्शन 4, जो कि हमारा, ठीक है, हमारा है वो, हमारा है सेक्शन 4. ठीक. अब्यूज का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट पोजीशन खराब है कि अच्छा है? बताओ, डोमिनेंट पोजीशन खराब है या फिर अच्छा है? बताओ. डोमिनेंट पोजीशन इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसका अब्यूज जो है वो खराब होता है. अब्यूज करना अपने डोमिनेंट पोजीशन को खराब होता है. ठीक, समझ में आ रहा है? गॉट इट? अब सुनो, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जब मैं कहता हूं कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है तो हम लोग एक्चुअली में किस बारे में बात कर रहे हैं? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन मतलब क्या? मतलब इम्पोज अनफेयर प्राइसेस. इम्पोज अनफेयर प्राइसेस. तुम जो है ना, तुम हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या है बताओ? गुड्स है. ठीक है, पकड़ लो, तुम्हारा 1000 टन का कोई गुड्स है. किसी प्रकार का गुड हो सकता है, मैं केजी के हिसाब से पकड़ रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे. ठीक है, समझना इस चीज को. और उसी तरफ छोटे जो दुकानदार है उनके पास है 100 केजी, किसी के पास है 10 केजी, किसी के पास है 100 केजी. तो तुम जो भी सामान तुम बेच रहे हो, ये बेच रहे, पकड़ लो, ये कॉमन सामान है. कॉमन सामान है, क्या बताओ? कॉमन सामान है. ठीक. उसके ऊपर कोई भी सामान जब आप चीप बेचते हो ना, क्या बेचते हो बताओ? चीप बेचते हो, तब पैसा तुम तभी बना पाते हो जब तुम ह्यूज क्वांटिटी में बेचते हो. कोई भी सामान जो 8 रुपए का है, वो अगर मैं 15 रुपए में बेच रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जो एक्चुअल मतलब इसका कॉस्ट आता है वो 8 रुपए होता है, लेकिन मैं 15 रुपए में बेच रहा हूँ एज ए रिटेलर. अब मैन्युफैक्चरर 8 रुपए में दे रहा है, लेकिन मैं एज ए रिटेलर 15 रुपए में बेच रहा हूँ. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मैं बेच रहा हूँ, 15 रुपए में बेच रहा हूँ. सारे दुकानदार इसी रेट में बेच रहे हैं, लेकिन एक नया प्लेयर आता है जिसके पास बहुत सारे गुड्स हैं. वो क्या करने लग जाता है? 9 रुपए में देना लग जाता है. क्या ये छोटे दुकानदार जो है 9 रुपए में सामान बेच के प्रॉफिट बना पाएगा? 1 रुपए का प्रॉफिट से उनका दिन चल पाएगा, घर चल पाएगा, दुकान चल पाएगा? आंसर है नहीं. लेकिन ये जो टन वाले गुड्स है ना, 1000 टन वाले गुड्स, ये एक दिन में 100 टन बेच देगा फॉर एग्जाम्पल. और इसका बहुत बड़ा फैसिलिटी है, ऑल ओवर इंडिया फैसिलिटी है इसका. ऑल ओवर इंडिया भी अगर 100 केजी अगर वो बेच रहा है कोई भी किसी प्रकार का सामान, अगर 1 रुपए भी उसको प्रॉफिट आ रहा है तो वो उसी के ऊपर खेलता है. ये लो मार्जिन के ऊपर, हाई क्वांटिटी के ऊपर ये खेलता है और इसको प्रॉफिट जो है वो कमाता है. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है बताओ? इम्पोज अनफेयर प्राइजेस. जो नॉर्मल प्राइस है उसको रखो यार, तुम अनफेयर प्राइस कैसे दे सकते हो? तुम और कम दाम में कैसे दे सकते हो? और कम दाम में तुम दे दोगे, हम लोग बाकी दुकानदार कैसे सर्वाइव करेगा? क्या ये समझ में आ रहा है? इम्पोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस और प्राइसेस, याद रखियो. ठीक. हम्म. फिर देखो, रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन. रिस्ट्रिक्ट क्या बताओ? प्रोडक्शन. रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन, मार्केट, प्रोडक्शन, मार्केट और टेक्निकल डेवलपमेंट और टेक डेवलपमेंट. पकड़ लो, कोई बड़ा प्लेयर है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, डोमिनेंट है ना. बड़ा प्लेयर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो डोमिनेंट है. तुम डोमिनेंट तभी बन पाते हो जब तुम पावरफुल होते हो. कोई भी पावरफुल इंसान जो है वो आके क्या कर सकता है कि प्रोडक्शन को रोक सकता है, प्रोडक्शन को वो जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं, इतना ज्यादा प्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रोडक्शन कम कर दे, मार्केट को कंट्रोल करने लग जाए, टेक डेवलपमेंट बंद कर दे क्योंकि उसके पास पैसा है, वो पैसा फेंकेगा और सबको निकाल देगा जगह से, बोलेगा कि निकलो यहाँ से, नहीं चाहिए किसी प्रकार का डेवलपमेंट, किसी प्रकार का प्रोडक्शन, किसी प्रकार का मार्केट. इससे क्या होगा? छोटे दुकानदार क्या हो जाएगा बताओ? उनका नुकसान होगा. ठीक है. फिर आता है डिनाई मार्केट एक्सेस.
डिनाइज मार्केट एक्सेस, मतलब तुमको मार्केट एक्सेस करने नहीं दे रहा है। तुम छोटे प्लेयर हो, तुम वहां पे जाके ठेला लगा रहे हो, तुम्हारा ठेला तोड़ के जा रहा है कोई इंसान। डोमिनेंट प्लेयर जो है एक दो गुंडे को भेज के तुम्हारा ठेला तोड़ दे रहा है, ठीक है, तुमको मार्केट पे घुसने ही नहीं दे रहा है। डिनाइज मार्केट एक्सेस, समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आता है तुम्हारा यूज डोमिनेंस इन वन मार्केट, वन मार्केट में डोमिनेंस यूज करो। मार्केट में क्या यूज करो? डोमिनेंस। किस कारणवश? किस कारणवश? वाई? हाँ जी, टू एंटर इनटू अनदर, टू एंटर इनटू अनदर, टू एंटर इनटू अनदर, ठीक है, टू एंटर इनटू अनदर। या तो एंटर करो, या तो तुम एंटर कर रहे हो, या फिर किसी दूसरे मार्केट को तुम एंटर या फिर प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल चीज है कि तुम्हारा जो डोमिनेंट पोजीशन है ना, इसको यूज करके तुम इस मार्केट से निकल के दूसरे मार्केट में घुस रहे हो जबरदस्ती, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन है तुम्हारा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा मेरे को। एग्जाम्पल दो, ठीक है, चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे सुनो। कोई टेलीकॉम कंपनी अगर, टेलीकॉम कंपनी अगर, ठीक है, जिसके पास 90% मार्केट शेयर है, आज तक कोई ऐसा कंपनी है नहीं जिसके पास 90% मार्केट शेयर हो। पकड़ लो किसी के पास 90% मार्केट शेयर है, 90% मार्केट शेयर है, ठीक है, डिनाई करता है नेटवर्क एक्सेस टू कंपीटिटर्स। ये नेटवर्क एक्सेस को देने से मना कर देता है कंपीटिटर्स को, अपने ही कंपीटिटर्स को। 90% होल्ड कर रहा है भैया, उसके पास दम है, वो मना कर देगा, वो अपना पूरा ताकत लगा देगा कि कंपीटिटर्स ना घुस पाए मार्केट में। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये सब होता है अब्यूज करना अपने डोमिनेंट पोजीशन को, अपने डोमिनेंट पोजीशन को इस प्रकार से तुम अब्यूज करते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है बताओ? और एक पेपर चाहिए हमको। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, याद रखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तुमको कॉम्बिनेशन समझाता हूं मैं। क्या बताऊं? हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आता है सेक्शन 5 एंड 6, ठीक है, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के अंदर आता है ये। क्या है, समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? ओके। क्या कहता है कॉम्बिनेशन का मतलब? क्या होता है? सिंपल भाषा में समझो, कॉम्बिनेशन जिंदगी में भूलोगे नहीं। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना। क्या करना? कंबाइन। कंबाइन कब होता है? जब दो चीज जुड़ जाते हैं तब वो कंबाइन हो जाता है। इसी प्रकार से पकड़ लो, कोई एक एंटिटी है ए, कोई एंटिटी है बी, अगर दोनों जुड़ जाए, दोनों एक साथ मिल जाए, कोई एंटिटी है ए, कोई एंटिटी है बी, अगर दोनों मिल जाए, क्या करे बताओ? दोनों एक साथ मिल जाए, कंबाइन हो जाए, दोनों एक साथ मिल जाए, तो मार्केट का जो तुम्हारा रीच रहता है, हेलो, আমি এখন লেকচার দিতেছি, পড়া দীক্ষা দিতেছি, ইউটিউব ইউজ করে দেখো পারো কি না, নাহলে আমি পরে কয়ে দিতেছি, ঠিক আছে? पकड़ लो, ए के पास था 30% मार्केट शेयर, बी के पास था 30% मार्केट शेयर, ठीक है, और बाकी जो तुम्हारा 40% मार्केट शेयर है वो तुम्हारा छोटे कंपटीटर्स, ठीक है, छोटे स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस जो है बाकी 40% मार्केट शेयर पकड़ के बैठे हैं, ठीक। यहाँ पे 60% हो चुका है, 30 + 30 60%, यहाँ पे 40%। अब जब तक ये दोनों अलग थे तब तक तो ठीक था, ठीक है, मार्केट भी छोटे प्लेयर्स जो है, छोटे जो हमारे दुकानदार है, रिटेलर्स, वो 40% मार्केट होल्ड करके बैठे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कंपटीशन है। पकड़ लो, ऐसा इमेजिन करो कि दोनों एक साथ आ जाए, अब हो गया है 60% मार्केट शेयर, 60% मार्केट शेयर
ऑब्वियसली ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 40% मार्केट शेयर। तुम कहीं हद तक अपने डोमिनेंट नेचर में आ जाते हो, और इसी डोमिनेंट नेचर को रोकता है कॉम्बिनेशन का रूल्स, रेगुलेशंस। सीसीआई कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस डोमिनेंस को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि कोई भी दो कंपनी मिलने से, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी, जितने भी कंपनीज मिलने से अगर छोटे छोटे स्मॉल जो हमारे रिटेलर्स है उनको खतरा हो सकता है, उनको खतरा हो सकता है, तो सीसीआई जो है इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को होने नहीं देगा। सीसीआई कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विल नॉट अलाउ। कॉम्बिनेशन होने का, कॉम्बिनेशन कैसे होता है? कॉम्बिनेशन या तो मर्जर से होगा, मर्जर तो सुने ही होंगे, अमलगमेशन से, ठीक है, एक्विजिशन से, एक्विजिशन से। इससे क्या होता है? एक्विजिशन मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया। तो जब बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो है ना एक दूसरे को अक्वायर कर लेते हैं, मर्ज हो जाते हैं, अमलगेमेट हो जाते हैं, जिससे उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिससे रिटेलर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को होने नहीं देता। कौन? बताओ। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सीसीआई ऐसे अंधाधुंध तो चेक नहीं करता कि बताओ तुम्हारे कंपनी का क्या है, नहीं है, मैं डिसाइड करूंगा, मेरा मर्जी, ऐसा नहीं है। सीसीआई ने रूल्स बना दिया कि देखो कोई भी इंडियन कंपनी अगर है, इंडियन क्या है बताओ? एंटिटीज, इंडियन एंटिटीज अगर है जिनका एसेट मोर देन 2000 करोड़ चला जाए, 2000 करोड़ चला जाए, या तो टर्नओवर जो है वो चला जाए 6000 करोड़, ठीक है, 6000 करोड़, ये है तुम्हारा थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड। अगर किसी भी दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, होने के बाद पोस्ट एक्विजिशन या फिर पोस्ट मर्जर, पोस्ट कॉम्बिनेशन, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पोस्ट कॉम्बिनेशन, पोस्ट कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कंपनी का 2000 तुम्हारा एसेट है, ऐसा नहीं। मतलब मतलब जो भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो रहा है, या तो मर्जर के थ्रू हो रहा है, एमलगमेशन एक्वायर के थ्रू हो रहा है। अगर तुम एक्वायर कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, एमलगमेट कर रहे हो, तो वहां पे अगर तुम्हारे कंपनीज दोनों जुड़ने के बाद अगर तुम्हारा ये वाला थ्रेशोल्ड आ जाता है, इसके करीब आ जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, ये है थ्रेशोल्ड, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो सीसीआई तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। सीसीआई जो है ये होने नहीं देगा। क्या है समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा तुम्हारा हो नहीं सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से है, ठीक है। पोस्ट कॉम्बिनेशन ये हो थ्रेशोल्ड, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक। समझ में आ रहा है? ये रेगुलेट कौन करता है? हमारा सीसीआई। अब सुनो एक चीज, ग्लोबल कॉम्बिनेशन में ये तो हो गया तुम्हारा इंडियन एंटिटीज का। अब मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक। समझना है इसको दोस्तों। ग्लोबल कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो इसका पता है थ्रेशोल्ड क्या है? ग्लोबल कॉम्बिनेशन का थ्रेशोल्ड बता दो। एसेट एंड टर्नओवर, एसेट एंड टर्नओवर। एसेट का कितना है? एसेट का है ग्लोबल है इसलिए यूएस डॉलर साइन, ठीक, यूएस डॉलर साइन 1 बिलियन। क्या है समझ में आ रहा है? हाँ जी। एंड तुम्हारा टर्नओवर जो होगा यूएस डॉलर कितना? 3 बिलियन। समझे? ये होगा तुम्हारा ग्लोबल कॉम्बिनेशन का थ्रेशोल्ड। अब ना ये ग्लोबल थ्रेशोल्ड का ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ग्लोबल थ्रेशोल्ड मतलब कि दो इंटरनेशनल कंपनीज कंबाइन हो रहे हैं जिनमें से एक कंपनी इंडिया का होगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा
एक कंपनी अगर इंडिया का है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ग्लोबल कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब ग्लोबल कंपनीज या फिर एंटिटीज कह लो, ये कंबाइन हो रहे हो, ठीक है। उनका एसेट अगर 1 बिलियन है, समझ में आ रहा है, 1 बिलियन हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 बिलियन हो रहा है कंबाइन करके, इंडिया का प्लस ग्लोबल का, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन करके 1 बिलियन हो रहा है। ये तभी तभी ये सीसीआई जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस चीज के ऊपर ध्यान देगा। कंपटीशन एक्ट यहाँ पे तब लागू होगा जब इंडिया में, तुम बाहर में चाहे तुम्हारा जितना भी वैल्यूएशन हो जाए, इंडिया में तुम्हारा वैल्यूएशन अगर एक्सीड कर रहा है, इंडिया में अगर तुम्हारा वैल्यूएशन एक्सीड कर रहा है मोर देन या फिर इक्वल टू 1000 करोड़, 1000 करोड़ ये एसेट के लिए, मोर देन इक्वल्स टू 3000 करोड़ ये है तुम्हारा थ्रेशोल्ड के लिए। अगर ये तुम्हारा एक्सीड कर रहा है इंडिया में, तो तुम्हारा कंपटीशन एक्ट जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इंडियन एंटिटीज में तुमको बता दिया मैंने, एसेट ये वाला होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, कंपटीशन जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हारे रेगुलेशन सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, सीसीआई तुमको जो है ध्यान में रखेगा, सीसीआई तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है, सीसीआई पूरा टेक ओवर करेगा तुम्हारे इस एक्विजिशन का, और देखेगा सीसीआई की ये एक्विजिशन सही है गलत है, ठीक है। तुम्हारा ये कंपटीशन जो है, कंपटीशन एक्ट जो है तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा, सिंपल बात में ये बात है। और ग्लोबल कॉम्बिनेशन में बाहर का कंपनी और इंडियन कंपनी मिल रहा है, एक हो रहा है, एक होने पे अगर इंडिया कंपनी का नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है या फिर टर्नओवर 3000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो भैया सीसीआई जो है एकदम तुम्हारे ऊपर क्या करेगा बताओ, कार्रवाई करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये होने नहीं देगा सीसीआई, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। अब क्या सर ये अलाउड नहीं है, क्या अलाउड है, सिंपल चीज ये है कि तुम्हारे ऊपर रेगुलेशन लग जाएगा। अब रेगुलेशन लगने से तुम्हारा क्या ड्यूटी होता है, तुम्हारा ड्यूटी ये है कि अगर ऊपर में से कोई भी चीज ऐसा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे थ्रेशोल्ड्स जो है ये तुम्हारे जो है मीट कर रहा है, ठीक है, एज इस प्रकार से मर्जर एक्विजिशन तुम कर रहे हो, थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है, ठीक, तो तुम्हारा प्रोसीजर ये रहेगा, करना क्या है तुमको बताओ सर, सिंपल चीज है, तुमको सीसीआई को नोटिस भेजना होगा, नोटिस टू सीसीआई, नोटिस भेजोगे टू सीसीआई कितने दिन के अंदर अंदर बताओ, 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के मर्जर होने के बाद या फिर अप्रूवल के बाद, 30 डेज फ्रॉम अप्रूवल, फ्रॉम अप्रूवल, 30 डेज फ्रॉम अप्रूवल, ठीक है। अब अप्रूवल क्या मतलब, तुम अपने आप कंपनीज जो है ये अप्रूव कर रहा है कि मर्जर होना है, तुम लोगों ने अग्री किया, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर तुम सीसीआई को नोटिस भेजोगे, ठीक, समझ में आ रहा है। सीसीआई इसको एग्जामिन करेगा, क्या करेगा, सीसीआई एग्जामिन, और ये जो एग्जामिन करेगा ये कितना दिन के लिए करेगा, 210 दिन के लिए, 210 डेज के लिए सीसीआई एग्जामिन करेगा। अगर सीसीआई एग्जामिन करने के बाद, सीसीआई एग्जामिन करने के बाद सीसीआई को लगा कि यहाँ पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, क्या है बताओ, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन के ऊपर, अगर ऐसा फील हुआ किसको, सीसीआई को, तो सीसीआई क्या करेगा, मे प्रोहिबिट, मे प्रोहिबिट, प्रोहिबिट कर सकता है या फिर सजेस्ट कर सकता है, सजेस्ट मॉडिफिकेशन, कि भैया तुमने जो अग्रीमेंट किया है उन एग्रीमेंट में चेंजेस लाओ, क्योंकि भैया तुम जो एग्रीमेंट करके बैठे हो इससे क्या हो जाएगा बताओ, इससे ये हो जाएगी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा कंपटीशन के ऊपर, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा कंपटीशन के ऊपर। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये कंप्लीटली समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्या बताओ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे हम लोग फटाफट। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, सिंपल चीज़ है, ये अंडर सेक्शन में जो है ये बताया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, ठीक। यहाँ पे कॉम्पोजिशन देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, कॉम्पोजिशन देख लो, कॉम्पोजिशन में रहेगा हमेशा, याद रखना, एक चेयरमैन, वन चेयरमैन, एक चेयरमैन एंड मिनिमम मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम
6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, ठीक है। और ये कौन अपॉइंट करेगा इनको? बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इनका? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर? सिंपल चीज है, तुम्हारे पास पर्सन ऑफ एबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। एबिलिटी होना चाहिए, पर्सन ऑफ एबिलिटी, जिसको, जो एक्सपर्ट है इन इकोनॉमिक्स, एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, लॉ एंड कॉमर्स। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ चुका है। फंक्शन ऑफ सीसीआई, मैं ये तुमको होमवर्क दूंगा। फंक्शन ऑफ सीसीआई क्या होता है? एलिमिनेट करना प्रैक्टिस है, सिंपल चीज है। सीसीआई का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ सीसीआई देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको। फंक्शन ऑफ सीसीआई, ये प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, देख रहे हो? प्रोहिबिट करना डोमिनेंट पोजीशन। अच्छा 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 अच्छा, कहा गया कंपटीशन, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सीसीआई। इसमें सीधा मैं चलता हूं। मेन ड्यूटी क्या है? ये इंक्वायरी इनटू अग्रीमेंट एंड डोमिनेंस, इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन, ठीक है, रेफरेंस बाय टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब ये है प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी। तुमको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि सीसीआई का मेन फंक्शन यही है। कुछ फंक्शंस मैं लिखा देता हूं, वरना भाई मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम लोग लिख पाओगे एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं लिखा देता हूं तो दैट तुम लोग भूल ना जाओ, ठीक। फंक्शंस ऑफ सीसीआई, देखो एग्जामिनेशन में ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है चीजों को। तुम सोच रहे होंगे सॉरी इतना डिफिकल्ट मटेरियल है, कैसे इसको रीड करे? भैया सिंपल बनाना चीज को। क्या काम करता है सीसीआई? एलिमिनेट करता है क्या? खराब प्रैक्टिसेस, एलिमिनेट प्रैक्टिसेस। कौन से प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करता है? जो एडवर्स इफेक्ट लाता है कंपटीशन के ऊपर। हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ठीक है। क्या है, समझ में आ रहा है? सस्टेन कंपटीशन, सस्टेन कंपटीशन, कि कंपटीशन जीवित रहे, ये मेक श्योर करता है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, प्रोटेक्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक। फिर आता है इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फिर आता है इंक्वायरी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी इंपोज करता है पेनल्टी, इंपोज पेनल्टी। फिर फिर क्या बताऊं? एडवाइस गवर्नमेंट ऑन कंपटीशन पॉलिसी। अच्छा ये तो एडवाइजर भी है ना, एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑन कंपटीशन के ऊपर कौन से पॉलिसी बनना चाहिए। सिंपल चीज, ये तुम एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाओगे, इसको 2 3 4 लाइन बना बना के लिख देना है, भर भर के मार्क्स मिलेगा तुमको। कोई टेंशन वाली बात नहीं, जिंदगी में कभी टेंशन नहीं लेना कि सर मेरे को आता नहीं है, सब आता है तुमको, तुमको सब आता है। तुम हो बहुत बड़ा जो है लेजी इंसान, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, पता है पावर कितना होता है सीसीआई का? ये मैं बता दूं वरना बाद में भूल जाऊंगा। पावर ऑफ सीसीआई, पावर ऑफ सीसीआई इज इक्वल टू सिविल कोर्ट। याद रखना, अपने आप में कोर्ट है सीसीआई, ठीक है। अच्छा, अब सीसीआई अगर सिविल कोर्ट का पावर रखता है तो सिविल कोर्ट क्या करता है? सम्मन करता है, ठीक है, तुमको बुलाता है,
सब मन करता है कि आओ दिखाओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, ये है वो है, तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एविडेंस लेना सब कुछ करता है सीसीआई। क्या ये समझ में आ चुका है? ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, अच्छा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ, वो है पेनल्टीज। क्या बताओ? पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट। कि पेनल्टीज क्या लगे अगर तुम, देखो अगर तुम क्या कर रहे हो, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर रहे हो, अगर तुम एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारा पेनल्टी रहेगा अप टू 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर, एवरेज टर्न ओवर ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, और 3 times प्रॉफिट, 3 times प्रॉफिट। ठीक है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। याद रख पाओगे? 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 years, 3 साल का एवरेज टर्नओवर जो भी होगा तुम्हारा, उसका एवरेज टर्नओवर 3 साल का 10%, और 3 times प्रॉफिट। जितना तुमको प्रॉफिट हुआ इस प्रकार के कंपेरेटिव अग्रीमेंट से, जितना तुमको प्रॉफिट हुआ उसका 3 गुना लगान तुमसे वापस किया जाएगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा पेनल्टी। पेनल्टी पर रहे हो तुम। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेक्स्ट जो आएगा तुम्हारा, ये मैं इसी पेन से लिखता हूं। ठीक है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। क्या बताओ? अब्यूज, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो अगर तुम अपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हो तो सेम एज अबव तुम्हारा पनिशमेंट तुमको मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है फेलियर टू नोटिफाई कॉम्बिनेशन, फेलियर टू नोटिफाई कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक चीज याद रखो, यहां पर जो मैंने तुमको बताया ना, ये थ्रेशोल्ड दिया है ना, याद रखना ये थ्रेशोल्ड अगर रीच कर रहा है तो तुमको नोटिफाई करना ही होगा। जो यहां पर मैंने बताया है, नोटिस भेजना, नोटिस भेजना, ये करना ही होगा। अगर ये नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा? पेनल्टी लग जाएगा। कितना पेनल्टी लगेगा सर बता दो? हाँ जी, अप टू 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर और एसेट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। क्या तुम ये याद रख पाओगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एसेट या फिर तुम्हारा टर्नओवर, विच एवर इज हायर दोस्तों, इन दोनों में से जो भी हायर हो। ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सीसीआई का नॉन कंप्लायंस कर दिया, सीसीआई ऑर्डर नॉन कंप्लायंस, सीसीआई ऑर्डर नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस को तुमने मना कर दिया, जो करने का था वो नहीं किए। ₹1 लाख पर डे, पर डे, अप टू 10 करोड़, अप टू 10 करोड़ जा सकता है ये। ठीक है, अच्छा। फिर अगर तुमने झूठा गवाही, झूठा स्टेटमेंट दिया, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट दिया और ओमिशन किया, ओ एम आई ओमिशन किया, मतलब जो तुमको बताना था वो तुमने नहीं बताया, तो तुमको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 years के लिए, 3 years तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और फाइन लग सकता है कितना बताओ? 1 करोड़। ठीक है, और ये कौन लगाएगा? एनसीएलटी। क्या बताओ? एन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल लगा सकता है। अब हम लोग देखेंगे एपेलेट मैकेनिज्म। एपेलेट से याद आया एपेलेट मैकेनिज्म, कि तुमको अगर कोई अपील करना है, जो सीसीआई का ऑर्डर है वो तुमको पसंद नहीं आया, तो तुमको अपील करना है अगेंस्ट
सीसीआई ऑर्डर, सीसीआई ने कुछ ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट तुमको अपील करना है, तुम किसके पास जाओगे? हाँ जी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे ना, तो किसके पास जाओगे? टू, इसको दूसरा कलर ले लेता हूं सो दैट इट विल बी मोर एंगेजिंग फॉर यू टू वॉच। टू नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, याद रख पाओगे एनसीएलएटी, ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर, विद इन 30 नहीं 60 डेज था, 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर, 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है। फर्दर अपील हो सकता है, हाँ फर्दर अपील हो सकता है, किसको? फर्दर, फर्दर टू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तुम, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तुम, ठीक है। फर्दर अपील सुप्रीम कोर्ट तक हो सकता है, बस ये तुमको याद रख लेना है। क्या है, समझ में आ चुका है? ठीक है। चलो सब कुछ तो मैंने करवा दिया है, और तो कुछ है नहीं इसमें करने लायक। यहां से मैं एक दो तुमको मार्किंग करवा दूंगा बस हल्का फुल्का, बाकी तुमको रीड करना है घर पे, ठीक है। वाई कंपटीशन मैटर्स हम लोगों ने देख रखा है कि कंपटीशन क्यों जरूरी होता है। इधर आ जाओ, कंपटीशन एक्ट पर लेना है एक बार, स्कीम क्या है एक्ट का, कोर प्रोहिबिशन यहीं से पढ़ लेना है सो दैट तुम याद रख पाओ। एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये तीन मेजर चीज होता है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया जाता है। अच्छा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये सीधा गोली मारने इनको, कार्ट बंदूक से गोली मार के सीधा इधर आ जाना है। प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट जो कि प्रोहिबिटेड है, स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा जाता है। हॉराइजॉन्टल एग्रीमेंट यहाँ पे मैंने बता रखा है, तो मैंने जो ऊपर में नोट्स बनाया ना उसी को यूज करना दोस्तों, इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसी नोट्स को एग्जामिनेशन में छापना है, ठीक। अच्छा, बिड रिगिंग, बिड रिगिंग तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, वर्टिकल एग्रीमेंट एक्सप्लेन कर दिया है, टाइन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस हो चुका है। फैक्टर्स फॉर असर्टनिंग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, फैक्टर्स फॉर असर्टनिंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। हमको पता कैसे चलेगा कि सर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है? देखो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, एप्रिशिएबल एडवर्स मतलब एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, इतना हो रहा है कि अप्रिशिएट करने लायक है, कि इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी चीज अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? इससे डिटरमाइन करेंगे, इससे डिटरमाइन करेंगे। एग्जामिनेशन में हैवी फेमस क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। क्या याद रख पाओगे? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? ओके दोस्तों, बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंस, न्यू एंट्रेंस को आने नहीं दे रहे, बाहर भेज रहे हैं एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स को, कंपटीशन बंद कर रहे हैं, बेनिफिट हार्म कंज्यूमर, इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंप्रूवमेंट्स छोड़ो, जो मैंने करवाया, क्या करवाया बताओ, मैंने क्या लिखवाया है तुम लोगों को? मैंने नोट्स इतना इजीली तुमको बनाया है किस कारणवश? ऐसे ही, ऐसे नहीं। रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन, मार्केट और टेक डेवलपमेंट, ये सारा लिखना है एग्जामिनेशन में, फैन हो जाएगा एग्जामिनर तुम्हारा, ठीक। ओके, फिर सीधा इधर आ जाओ। अब्यूज किसको कहा जाता है हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। अच्छा, एक होता है प्रेडेटरी प्राइसिंग, इम्पोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन, जो मैंने तुमको पहले करवाया है उसके अंडर में ये प्रेडेटरी प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये वाला पूछा जाता है। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब ये होता है सेलिंग बिलो कॉस्ट, सेम चीज होता है, सेलिंग बिलो कॉस्ट, जो तुम्हारा कॉस्ट है उसके नीचे तुम बेच रहे हो, सो दैट तुम कंपटीशन हटा दो मार्केट से। एक बार सब लोग हट जाए उसके बाद तुम प्राइस इंक्रीज कर दोगे, प्रेडेटरी प्राइसिंग याद रखना। प्रोडक्शन, मार्केट, टेक्निकल, साइंटिफिक डेवलपमेंट, सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स फॉर एसर्टनिंग डोमिनेंस, अगर तुमको डोमिनेंस दिखाना है तो तुम किस चीज के ऊपर डोमिनेंस दिखाओगे? मार्केट शेयर के ऊपर, साइज एंड रिसोर्सेज के ऊपर, तुम्हारा साइज रिसोर्सेज ज्यादा रहेगा, साइज इंपॉर्टेंस ऑफ कंपिटिटर्स, ठीक है। फिर इकोनॉमिक पावर, वर्टिकल इंटीग्रेशन,
डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर्स, इन सबको तुम डोमिनेट करोगे ना, इन सबको तुम क्या करोगे, अब्यूज करोगे। अच्छा, मोनोपोली, एंट्री बैरियर्स, तो इतना 4-5 याद रखो, 6-7 याद रखो, काफ़ी है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा चेंजेस आया है नंबर्स में, ये लेटेस्ट अमेंडेड है, तो मैं यही से तुमको करा देता हूँ, मैं वहाँ पे थोड़ा करेक्शन करवा देता हूँ, सिर्फ नंबर का करेक्शन है और कुछ नहीं, बाकी पूरा नियम कानून सेम है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने थ्रेशोल्ड बता रखा है ना, 2000 करोड़, 600 करोड़, ये पहले था 2000 करोड़, 6000 करोड़, ये 2016 का था। ठीक है, अब उसके बाद सीधा 2024 में आया है चेंजेस, तो ये मैं लिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2500 करोड़। ठीक है, और टर्नओवर होगा तुम्हारा 7500 करोड़, ये तुम्हारा एंटरप्राइज लेवल का। इसको 1 पॉइंट, ये बिलियन बिलियन ठीक है, ये होगा तुम्हारा 1, इसको थोड़ा छोटा करेंगे हम लोग, 1.25 बिलियन। ठीक है, और यहाँ पे 3.75 बिलियन। ठीक, और 1000 जो करोड़ था, ज़्यादा नहीं, 250 इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे 750 इंक्रीज हुआ है, 250, 750, बस यही है तुम्हारा। ठीक, समझ में आ चुका है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो करेक्ट कर लेना दोस्तों, एग्जामिनेशन में याद रखना, ये लेटेस्ट वाला लिखना है तुमको। अच्छा, अब आता है ग्रुप लेवल, जो तुमको करवाया नहीं है, मैंने करवा देता हूँ यहीं पे। ग्रुप, द टारगेट बिलो बिलोंग्स टू पोस्ट कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली ग्रुप लेवल का इंडिया में अगर हो रहा है, मतलब एक दो कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज, सॉरी, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, इंडिया के एसेट कितना, 10,000 करोड़ और टर्नओवर 30,000 करोड़ ग्रुप लेवल में। ग्लोबल प्लस इंडिया में कितना, 5 बिलियन, और यहाँ पे यूएसडी 15 बिलियन एसेट एंड टर्नओवर। ठीक है, और ग्लोबल प्लस इंडिया में अगर ग्रुप का हो रहा है, तो इंडिया में हम लोग क्या देखेंगे कि 1250 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, 3750 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ग्रुप लेवल में। ये है एंटरप्राइज लेवल, ये है ग्रुप लेवल, याद रखना। ठीक है, एंटरप्राइज लेवल में इंडिया एंड ग्लोबल, ग्रुप लेवल में इंडिया एंड ग्लोबल, याद रख पाओगे। ओके सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नोटिस देखो दोस्तों, नोटिस जो तुमको देना होता है, मैंडेटरी नोटिस एक देना होता है, स्टैंड स्टिल ऑब्लिगेशन का नोटिस। अच्छा, पहले जो 210 था वो 150 हो चुका है अभी। ठीक है, जो 210 था ना वो 150 हो चुका है अभी, याद रखना। एक सौ पचास दिन तक क्या करेगा, 150 दिन तक क्या करे, स्टैंड स्टिल मतलब क्या, ये जो सीसीआई है ना वो बैठ के इन्वेस्टिगेट करेगा तुम्हारे ऊपर, 150 दिन लगेगा। उसके बाद क्या है क्या है क्या है, बस इंपॉर्टेंट यही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रीड करना, ड्यूटीज रीड करना, पावर एंड फंक्शंस ऑफ सीसीआई, 10% ऑफ एवरेज रिलेवेंट टर्नओवर इनकम ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर। अगर अब्यूज हो रहा है तो कार्टेल के ऊपर पेनल्टी देखो, कैन बी हायर अप टू 3 times प्रॉफिट और 10% ऑफ टर्नओवर फॉर ईच ईयर ऑफ कंटिन्यूएंस व्हिचएवर इज हायर। कार्टेल मतलब समझ में आता है ना, ग्रुप बना के, झुंड बना के काम करना, उसका पनिशमेंट ये होता है तुम्हारा। प्रोसीजर नॉर्मल घर में तुम रीड कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन का। डायरेक्टर जनरल असिस्ट सीसीआई इन इन्वेस्टिगेशन व्हेन डायरेक्टेड, सीसीआई को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कौन करता है, डायरेक्टर जनरल, डीजी। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सीसीआई का ऑर्डर, पेनल्टी 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 10 करोड़, याद है, करवाया है मैंने। नॉन कंप्लायंस ऑल्सो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 25 करोड़ और बोथ। फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस, पेनल्टी 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 crore फॉर नॉन कंप्लायंस विथ डायरेक्शंस ऑफ सीसीआई।
एक है कॉन्ट्रावेंशन, एक है फेलियर। अपीलेट ट्रिब्यूनल तुमको पता ही है, एनसीएलटी का मैंने तुमको बता रखा है। एनसीएलटी 60 डेज के अंदर अंदर। सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो तुम 60 डेज के, यहाँ पर भी 60 डेज है, याद रखना। कम्युनिकेशन टू एनसीएलटी ऑर्डर। कंपाउंडिंग ऑन ऑफेंसेस, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट कैन बी कंपाउंडेड बाय एनसीएलटी और रेलिवेंट कोर्ट। सो कंपाउंडिंग एनसीएलटी भी करवा सकता है ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। अच्छा ओके, और यहाँ पे बस हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है दोस्तों, एंड ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप सबको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से करना इस नोट्स को, और इससे बेटर नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे पास जो ये जो डेट्स है ना, इसको मैं अपडेट करके तुमको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।